अपराध और दंड, अध्याय 2 भाग 3। लेकिन बीमारी के पूरे दौर में वह चेतना शून्य रहा हो, ऐसी बात नहीं थी। उसे तेज बुखार था, कभी सरसाम की हालत भी हो जाती थी, कभी नींद बेहोशी वाली हालत रहती थी। बाद में उसे उस समय की बहुत सी बातें याद रह गईं। कभी लगता उसके चारों ओर बहुत से लोग थे, उसे कहीं ले जाना चाहते थे, उसके बारे में काफ़ी बहस हुई और काफ़ी झगड़ा हुआ। फिर वो कमरे में अकेला रह जाता था, सब लोग उससे डर कर चले जाते थे और बीच बीच में दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर उसे देख लेते थे। वे उसे धमकाते थे, मिलकर कोई साजिश करते थे, हंसते और उसे मुंह चिढ़ाते थे। उसे याद आता कि नस्तास्या अक्सर इसके बिस्तर के पास होती थी। वो एक और शख्स को भी पहचानता था, जिसके बारे में उसे लगता था कि वो उसे बहुत अच्छी तरह जानता था, पर उसे यह याद नहीं आता था कि वह कौन था। इस बात पर वह बहुत झुंझलाता था और रो भी पड़ता था। कभी लगता कि वह महीने भर से वहां पड़ा था, और फिर लगने लगता कि वही दिन है। उसकी उस बात की उसे कोई याद नहीं थी, फिर भी वह हर पल महसूस करता था कि वो कोई ऐसी बात भूल गया है, जो उसे याद रहनी चाहिए थी। याद करने की कोशिश में वह परेशान हो जाता था, अपने आप को यातना देता था, कराहता था, गुस्से में भड़क उठता था या भयानक असहनीय आतंक से दब जाता था। तब वो उठने के लिए पूरा जोर लगाता था, भाग जाना चाहता था, लेकिन हर बार कोई उसे जबरन रोक लेता था और वह फिर बेहद कमजोरी और बेहोशी का शिकार हो जाता था। आखिरकार उसे काफी हद तक होश आ गया। ये सुबह 10 बजे की बात थी। आसमान जब खुला होता था, तब उस कमरे में धूप आती थी और दाहिनी ओर की दीवार पर और दरवाजे के पास वाले कोने में रोशनी की एक पट्टी दिखाई देती थी। नस्तास्या किसी और आदमी के साथ उसकी बगल में खड़ी थी। वो शख्स एकदम अजनबी था और बड़ी जिज्ञासा से उसे देख रहा था। यह एक दाढ़ी वाला नौजवान था, पिंडलियों तक का लंबा कोट पहने था और देखने से कारीगर लगता था। मकान मालकिन अध खुले दरवाजे से झांक रही थी। रस्कोल्निकोव उठकर बैठ गया। ये कौन है, नस्तास्या? उसने नौजवान की तरफ इशारा करके पूछा। इसे सचमुच होश आने गया है? वह बोली, हाँ, आ गया है। उस आदमी ने बात दोहराई। इस नतीजे पर पहुंचकर कि उसे होश आ गया है, मकान मालकिन दरवाजा बंद करके खिसक गई। वो हमेशा से बहुत शर्मीली थी और बातचीत या बहस से बहुत घबराती थी। वो कोई 40 साल की थी, सूरत शक्ल की बुरी भी नहीं थी। मोटा, गदराया हुआ शरीर, काली आंखें और भवें, मोटापे और काहिली की वजह से स्वभाव की अच्छी और बेतुकेपन की हद तक लचीली। कौन हो तुम? उस आदमी को संबोधित करके वह कहता रहा, लेकिन उसी समय दरवाजा धड़ से खुला और रज्जुमिखिन अंदर आया। लंबा होने की वजह से उसे कुछ झुकना पड़ा। खूब कबूतर खाना है ये भी। वह जोर से चीखा, हर बार मेरा सर टकरा जाता है। ये भी कोई रहने की जगह है? तो तुम्हें होश आ गया, जिगर? मुझे पाशिका ने अभी अभी बताया। हाँ, अभी अभी आयला है, नस्तास्या बोली। हाँ, एकदम अभी होश आया है, उस आदमी ने मुस्कराते हुए फिर उसकी बात दोहराई। पर आप कौन हैं, जनाब? रज्जुमिखिन ने अचानक उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। मेरा नाम रज्जुमिखिन है, आपका सेवक। रज्जुमिखिन नहीं, जैसा कि लोग मुझे हमेशा कहते हैं, बल्कि रज्जुमिखिन, छात्र और शरीफजादा, और ये है मेरे दोस्त। पर आप कौन हैं? मुझे अपने दफ्तर की तरफ से भेजा गया है, सेठ शेलोपाएव के दफ्तर से, और मैं एक काम से आया हूँ। यहाँ तशरीफ रखिए। रज्जुमिखिन मेज की दूसरी तरफ बैठ गया। जिगर, अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, वह रस्कोल्निकोव से कहता रहा। 4 दिन से तुमने न कुछ खाया है न पिया है। हम लोगों को तुम्हें चम्मच से चाय पिलानी पड़ी। मैं 2 बार जोसिमोव को तुम्हें देखने के लिए लाया। जोसिमोव की याद है तुम्हें? उसने तुम्हें अच्छी तरह देखकर फौरन बता दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई बात तुम्हारे दिमाग को लग गई है। उसका कहना है कि कोई नसों की गड़बड़ी है, ठीक से खाना ना खाने की वजह से तुम्हें पर्याप्त बियर और मूली नहीं मिली है। लेकिन कोई खास बीमारी नहीं है, कुछ दिनों में दूर हो जाएगी और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। जोसिमोव बहुत बढ़िया आदमी है, काफी नाम कमा रहा है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा देर नहीं रोकना चाहता,
उसने फिर उस आदमी की ओर मुड़ते हुए कहा, बताओ क्या काम है तुम्हें? मालूम हो रोदिया कि उस दफ्तर से दूसरी बार कोई आया है। पिछली बार कोई और आदमी आया था, मैंने उससे बात भी की थी। पहले कौन आया था? जनाब, मैं ये बता दूं कि वो परसों की बात है। वो अलेक्सेई सेम्योनोविच था, हमारे ही दफ्तर में काम करता है। तुमसे ज्यादा समझदार था वह, मानते हो न? हाँ जनाब, ये तो है, उसका रुतबा भी तो मुझसे ऊपर है। एकदम ठीक कहते हो। खैर, बताते जाओ। आपकी माँ की हिदायत पर अफनासी इवानोविच बाखरुशिन के जरिए, मेरा ख्याल है उनकी चर्चा आपने पहले भी कई बार सुना होगा, हमारे दफ्तर से आपके लिए कुछ रकम भेजी गई है। उस आदमी ने रस्कोल्निकोव को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया। अगर आप बातें समझने की हालत में हैं, तो मुझे आपको 35 रूबल देने हैं, क्योंकि पहले कई बार की तरह आपकी मां की खास हिदायत पर सेम्योन सेम्योनोविच को अफनासी इवानोविच से यह रकम मिल चुकी है। आप उन्हें जानते हैं जनाब? हाँ, मुझे वाखरुशिन की याद है, रस्कोल्निकोव ने सोच में डूबे हुए कहा। सुना तुमने व्यापारी वाखरुशिन को पहचानता है? ये रजुमिखिन खुशी से उछल पड़ा। कौन कहता है कि यह फिर अपने आपे में नहीं आएगा? मैं देखता हूँ कि तुम भी समझदार आदमी हो। बहरहाल, अक्लमंदी की बात सुनकर मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है। हाँ, वही बाखरुशिन, अफनासी इवानोविच। और आपकी माँ के कहने पर, जिन्होंने पहले भी एक बार उनके जरिए आपके लिए इसी तरह रकम भेजी थी, इस बार भी उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने सेम्योन सेम्योनोविच को अब से कुछ दिन पहले हिदायत भेजी थी कि आपको 35 रूबल अदा कर दिए जाएं। आप आगे चलकर इससे भी ज्यादा की उम्मीद रख सकते हैं। तुम्हारी आगे चलकर इससे भी ज्यादा की उम्मीद वाली बात आज की बढ़िया बात है, हालांकि आपकी माँ वाली बात भी कुछ बुरी नहीं रही। तो बोलो, क्या कहते हो? ये पूरी तरह होश में है कि नहीं? सो तो ठीक है, आप बस इस कागज पर दस्तखत कर दें। हाँ, अपना नाम तो लिख ही लेंगे। तुम्हारे पास किताब है? हाँ, ये रही। लाओ, मुझे दो। ये लो रोदिया, जरा उठकर बैठो। मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा। कलम लेकर रस्कोल्निकोव घसीट तो दो। इस वक्त तो जिगर, पैसा मिल जाए तो क्या कहने। मुझे नहीं चाहिए, रस्कोल्निकोव ने कलम दूर हटाते हुए कहा। क्या नहीं चाहिए? मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। अरे ओ कमबख्त, दस्तखत किए बिना कैसे काम चलेगा? मुझे नहीं चाहिए ये पैसा। पैसा नहीं चाहिए। अरे भाई, ये सब झूठ है, मैं गवाह हूँ। तुम परेशान न हो, बात बस यह है कि यह जरा फिर बहकने लगा है, लेकिन इसके लिए यह कोई नई बात नहीं, हमेशा ही होता रहता है। तुम समझदार आदमी हो, हम लोग अभी इसे काबू में किए लेते हैं। मेरा सीधा सा मतलब यह है कि हम इसका हाथ पकड़कर दस्तखत करवा देंगे। काम बस झटपट निपटा दो। अरे, मैं कभी फिर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम परेशानी क्यों उठाओ, तुम तो समझदार आदमी हो। चलो रोदिया, इन्हें बेकार क्यों रोक रखा है? देखो तो कब से बेचारे इंतजार कर रहे हैं। और यह कहकर वह सचमुच रस्कोल्निकोव का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा। तुम रहने दो, मैं खुद। रस्कोल्निकोव ने कलम लेकर दस्तखत करते हुए कहा। गुमाश्ते ने पैसे निकालकर मेज पर रखे और चला गया। शाबाश। अच्छा जिगर, तुम्हें कुछ भूख तो लगी होगी। हाँ, रस्कोल्निकोव ने जवाब दिया। कोई सूप है? कल का थोड़ा सा बचेला है, नस्तास्या ने जवाब दिया। वह सारे वक्त वहीं खड़ी थी। आलू और चावल उसमें पड़ा है न? हाँ, आलू और चावल है। मुझे तो रत्ती रत्ती सब पता है। ठीक है, सूप ले आओ और हम लोगों को थोड़ी सी चाय पिला दो। अच्छी बात बोलता है। रस्कोल्निकोव बड़ी हैरत से और एक दबी दबी, बेबुनियाद दहशत के साथ सब कुछ देखता रहा। उसने फैसला कर लिया था कि एकदम चुप रहकर देखता रहेगा कि होता क्या है। मेरा ख्याल है कि मैं बहक नहीं रहा। मैं समझता हूँ ये सब कुछ सचमुच हो रहा है, उसने सोचा। कुछ ही मिनटों में नस्तास्या सूप लेकर लौटी और ऐलान किया कि चाय अभी तैयार हुई जाती है। सूप के साथ वह 2 चम्मच, 2 प्लेटें, नमक, मिर्च, गोश्त के लिए पिसी हुई राई वगैरह भी लाई थी। खाने की मेज कुछ इस तरह सजाई गई थी कि वैसे बहुत दिन से सजाई नहीं गई थी।
मेजपोश भी साफ था। मेरी प्यारी नस्तास्या, अगर प्रस्कोव्या पावलोना हमें 2-3 बोतल बियर भिजवा दे तो कुछ बेजा बात तो नहीं होगी। हम उन्हें खाली कर देंगे। तुम भी कोई मौका चूकेला नहीं, नस्तास्या ने मुंह ही मुंह में कहा और हुक्म बजा लाने को चली। रस्कोल्निकोव फटी फटी आंखों से घूरे चला जा रहा था, ध्यान कहीं केंद्रित रखने के लिए उसे जोर लगाना पड़ रहा था। इसी बीच रजुमिखिन सोफे पर बगल में आकर बैठ गया और अपने बाएं हाथ से बड़े भोंडे तरीके से, जैसे किसी को भालू ने दबोचा हो, रस्कोल्निकोव के सर को सहारा देकर दाहिने हाथ से चम्मच से सूप लेकर पिलाने लगा। हालांकि वह अपने आप बैठ सकता था, सूप को वह फूंक मारकर ठंडा करता जाता था कि कहीं मुंह न जल जाए। लेकिन सूप गर्म नहीं था। रस्कोल्निकोव तरसे हुए आदमी की तरह एक चम्मच सूप निगल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन उसे कुछ और चम्मच सूप पिलाने के बाद रजुमिखिन अचानक रुक गया और बोला, उसे जोसिमोव से पूछना होगा कि तुम्हें और सूप दिया जाए या नहीं। नस्तास्या बियर की 2 बोतलें ले आई। चाय तो पियोगे? हाँ। नस्तास्या, भागकर जाओ और थोड़ी चाय ले आ, क्योंकि चाय तो हम बिना किसी से पूछे भी पी सकते हैं। मगर बिया आ गई है। वह वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सूप और गोश्त सामने खींचकर वो इस तरह खाने लगा गोया 3 दिन से खाना छुआ तक न हो। मैं तुम्हें बता दूं, रोद्या, कि अब मैं रोज यहाँ इसी तरह खाता हूँ। वह मुंह में गोश्त भरे कुछ इस तरह बोल रहा था कि आधी बात समझ में ही नहीं आती थी। और यह सब मेहरबानी तुम्हारी प्यारी मकान मालकिन पाशेका की है, जो इसका पूरा बंदोबस्त कर देती है। वह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। मैं उससे ये सब करने को तो कहता नहीं, लेकिन जाहिर है कि मैं उसे रोकता भी नहीं। लो, नस्तास्या चाय भी ले आई। बड़ी चुस्त लड़की है। नस्तास्या, मेरी प्यारी नस्तास्या, थोड़ी सी बियर तो पियोगी? बस, रहने दो अपना बकवास। एक प्याली चाय ही पी लो। चाय मैं पेंगी तो बनाओ। खैर, रहने दो, मैं खुद बनाता हूँ। तुम बैठ जाओ। उसने 2 प्याली चाय बनाई और खाना छोड़कर फिर सोफे पर आन बैठा। पहले की ही तरह उसने अपने बीमार दोस्त के सर को बाएं हाथ से सहारा देकर उठाया और चम्मच से उसे चाय पिलाने लगा। इस बार भी वह बहुत संभालकर, बड़ी लगन के साथ, हर चम्मच को इस तरह फूंक मार मार कर पिला रहा था जैसे उसके दोस्त को चंगा करने का खास और सबसे कारगर तरीका यही हो। रस्कोल्निकोव कुछ नहीं बोला और जो कुछ वह कर रहा था, उसे करने दिया। यूं वह अपने बदन में इतनी ताकत महसूस कर रहा था कि सोफे पर बिना सहारे के बैठ सकता था, और न सिर्फ चम्मच या प्याला पकड़ सकता था, बल्कि उठकर शायद चल फिर भी सकता था। लेकिन किसी अजीब, जानवरों जैसी चालाकी की वजह से उसने तय किया कि किसी को अपनी ताकत का पता न लगने दे, कुछ समय के लिए ऐसे ही चुपका पड़ा रहे, जरूरत हो तो ये ढूंढ भी करे कि अभी उसके हवास पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, और उस बीच कान लगाकर सुनता रहे और मालूम करता रहे कि हो क्या रहा है। फिर भी वह अपनी तीखी नफरत की भावना पर काबू न पा सका। चाय के लगभग 1 दर्जन चम्मच धीरे धीरे पीने के बाद उसने अपना सर छुड़ा लिया और अचानक न जाने क्या उसके जी में आया कि चम्मच दूर हटाकर फिर तकिए पर लुढ़क गया। अब उसके सर के नीचे सचमुच के तकिए थे, साफ गिलाफ चढ़े हुए, चिड़ियों के पंख भरे हुए तकिए। उसने यह बात देखी और उसे अच्छी तरह अपने मन में बिठा लिया। आज पाशेका को चाहिए थोड़ा सा रसभरी का मुरब्बा भेज दे, फिर हम इसे रसभरी की चाय पिलाएं। रजुमिखिन ने अपनी कुर्सी पर वापस जाते हुए और सूप और बिया पर फिर धावा बोलते हुए कहा, तुम्हारा लिए उसे रसभरियां कहाँ से मिलेंगा? नस्तास्या ने अपनी 5 फैली हुई उंगलियों पर तश्तरी टिकाकर, शक्कर की गली मुंह में रखकर चाय पीते हुए पूछा। दुकान से मिलेंगी भली मानस, और कहाँ से? बात यह है रोद्या कि जब से तुम बीमार पड़े हो, तब से बहुत कुछ होता ही रहा है, जिनके बारे में तुम नहीं जानते। जब तुम बदमाशी दिखाकर, अपना पता छोड़े बिना, मेरे यहाँ से भाग आए तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें खोज निकालने और सजा देने का फैसला किया। मैं उसी दिन इस काम से जुट गया। तुम्हारा पता लगाने के लिए कहाँ कहाँ मैं नहीं गया। मैं तुम्हारी ये रहने की जगह भूल गया था। सच तो यह है कि मुझे ये कभी याद ही नहीं थी, क्योंकि मैं इसे जानता ही नहीं था। रहा तुम्हारी पुरानी जगह का सवाल, तो मुझे बस इतना याद है कि वो पंचकोण में थी,
खरलामोव के मकान में। मैं खरलामोव का ये घर खोजते खोजते हार गया और बाद में पता चला कि वह खरलामोव का नहीं बल्कि बुक का घर था। कभी कभी सुनने में कैसी गड़बड़ी हो जाती है। मैं गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया और अगले ही दिन यूं ही किस्मत आजमाने पतों वाले दफ्तर चला गया। फिर कमाल ये हुआ कि 2 मिनट में उन्होंने तुम्हारा पता ढूंढ निकाला। तुम्हारा नाम वहां चढ़ा हुआ है, मेरा नाम चढ़ा हुआ है 100%। लेकिन ये भी तो देखो कि जब मैं वहां था तो वे लोग किसी जनरल कोबेलेव का पता नहीं ढूंढ पाए। खैर छोड़ो, ये बहुत लंबा किस्सा है। लेकिन इस जगह कदम रखते ही थोड़ी ही देर में मुझे तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मालूम हो गया। सब कुछ, एक एक बात मुझे सब मालूम है जिगर, ये नस्तास्या तुम्हें बताएगी। मैंने निकोदिम फोमिच से और इलिया पेट्रोविच से और दरबान से और मिस्टर जमेतोव से, वही अलेक्सांद्र ग्रिगोरिएविच जो पुलिस के दफ्तर में बड़ा बाबू है, और सबसे बढ़कर पाशेका से जान पहचान पैदा की। नस्तास्या को सब मालूम है। इनने उनका ऊपर कोई मंतर फूंकेला है। नस्तास्या ने शरारत से मुस्कराकर दबी जबान से कहा। तुम शक्कर अपनी चाय में क्यों डाल नहीं लेती नस्तास्या निकिफोरोवना? तुम भी एक ही आदमी होएला है। नस्तास्या अचानक हंसी से दोहरी होकर बोली। निकिफोरोवना नहीं, मैं पेत्रोवना होएला। अपनी हंसी रोककर वह तपाक से बोली। सो मैं याद रखूंगा। खैर अच्छा जिगर, लंबा किस्सा छोड़ो। असल बात यह है कि मैं तो यहाँ के सारे मकड़जाल पैदा करने वाले हालात उखाड़ फेंकने के लिए बम का धमाका करने वाला था, लेकिन पाशेका के आगे मेरी एक न चली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिगर की वह ऐसी लाजवाब औरत होगी। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? रस्कोल्निकोव कुछ नहीं बोला। उसकी दहशत भरी आंखें उस पर जमी रहीं। सच तो यह है कि हर बात में उसने किसी तरह की कोई कमी रहने नहीं दी। रस्कोल्निकोव की खामोशी से जरा भी परेशान हुए बिना रजुमिखिन अपनी बात कहता रहा। ये बड़ा चलता पुर्जा आदमी होएला। नस्तास्या एक बार फिर खुशी से चिल्लाई। उसे इस बातचीत में बेहद मजा आ रहा था। बड़े अफसोस की बात है जिगर कि शुरू से तुमने कुछ सही ढंग से इस सिलसिले को नहीं संभाला। तुम्हें उनके साथ कुछ अलग ढंग का रवैया अपनाना चाहिए था। उसका स्वभाव बस यूँ समझ लो कि आसानी से समझ में नहीं आता। खैर, उसके स्वभाव के बारे में हम फिर कभी बातें करेंगे। तुमने नौबत यहाँ तक पहुँचने ही कैसे दी कि उसने तुम्हारा खाना तक भेजना बंद कर दिया और वह प्रोनोट। तुम्हारा दिमाग एकदम ही खराब रहा होगा कि तुमने उस प्रोनोट पर दस्तखत कर दिए। और जब उसकी वह बेटी नतालिया येगोरोवना जिंदा थी तब उससे शादी करने का वादा। सब कुछ मालूम है मुझे, पर मैं देखता हूँ कि यह एक नाजुक मामला है और मैं भी बहुत बड़ा गधा हूँ, मुझे माफ़ करना। लेकिन अब बेवकूफ़ी की चर्चा चली है तो मैं इतना बता दूं कि प्रेस्कोविया पावलोना उतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना कि पहली बार देखने में लगती है। ये बात क्या मालूम है तुम्हें? मालूम है, रस्कोल्निकोव मुंह फेर कर बुदबुदाया। लेकिन वह महसूस कर रहा था कि बातचीत का सिलसिला जारी रखना ही अच्छा है। सही है न? उसके मुंह से जवाब में कुछ अल्फाज सुनकर रजुमिखिन खुशी के मारे उछल पड़ा। लेकिन वह बहुत चालाक भी नहीं है न? बुनियादी तौर पर वह एक पहेली है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कभी कभी तो मैं दंग रह जाता हूँ। 40 की तो होगी पर कहती है कि 36 की है, और उसे ऐसा कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे बौद्धिकता की कसौटी पर परखता हूँ, केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। देखो जिगर, बात यह है कि हम दोनों के बीच जो संबंध है उसकी बुनियाद प्रतीकों पर है, एकदम तुम्हारी बीजगणित की तरह। मैं इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाता। खैर छोड़ो, ये सब तो बकवास है। बात बस इतनी है कि उसने जब देखा कि तुम अब पढ़ते भी नहीं हो, तुम्हारे ट्यूशन भी छूट गए हैं और तुम्हारे पास ढंग के कपड़े तक नहीं रहे, और उस लड़की के मर जाने की वजह से अब उसे तुम्हारे साथ रिश्तेदारों जैसा बर्ताव रखने की भी जरूरत नहीं रही, तो यकायक उसे डर लगने लगा। सो जब तुम भी मुंह छिपाकर अपनी मांद में दुबक कर बैठ रहे और उसके साथ अपने सारे संबंध तुमने तोड़ लिए, तो उसने भी तुमसे छुटकारा पाने की ठान ली। उसने यह बात ठानी तो बहुत पहले ही थी, लेकिन उसे अफसोस इस बात का था कि उसकी रकम मारी जाएगी। इसके अलावा
तुम खुद उसे यकीन दिला चुके थे कि तुम्हारी माँ कर्ज चुका देंगी। हाँ, ये बात कहना सरासर मेरा कमीनापन था। मेरी माँ खुद ही लगभग कंगाल हैं। मैंने तो वह झूठ इसलिए बोला था कि रहने की जगह बनी रहे और खाना मिलता रहे। रस्कोल्निकोव ने ऊंचे स्वर में साफ साफ कहा। हाँ, सो तो तुमने समझदारी की। लेकिन सबसे बुरी बात यह हुई कि उसी वक्त मिस्टर चेबारोव आ पहुंचे। कोई व्यापारी हैं और कोर्ट कौंसिला भी। पाशेका तो अपनी तरफ से कार्रवाई करने की बात सोचती भी नहीं, हद से ज्यादा संकोची है बेचारी, लेकिन व्यापारी तो संकोची नहीं होता। इसलिए उन्होंने पहला काम ये किया कि एक सवाल पूछा, क्या प्रोनोट की वसूली की उम्मीद है? जवाब मिला, है तो, क्योंकि उसकी माँ है, जो अपनी 125 रूबल की पेंशन के सहारे अपने रोदिया को जरूर बचाने की कोशिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे भूखा ही क्यों न रहना पड़े, और फिर उसकी एक बहन भी है जो उसकी खातिर अपने आप को भी गिरवी रख देगी। वो इसी की आस लगाए थे। तुम चौंके क्यों? अब मुझे तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा पता चल चुका है, जिगर। जब तुम पाशेका के होने वाले दामाद थे, तब तुम खुलकर उससे सारी बातें कह देते थे। मैं ये सब कुछ एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि बात क्या है। ईमानदार और दर्दमंद आदमी खुले दिल से बात करता है, और व्यापारी तुम्हारी बात सुनता रहता है और अंदर ही अंदर जुगाली करता रहता है ताकि उस ईमानदार बंदे को चबा सके। खैर हुआ ये कि उसने वह प्रोनोट किसी भुगतान के बदले इसी चेबारोव को दे दिया, और उन्होंने आव देखा ना ताव बाकायदा वसूली के लिए उसे दाखिल कर दिया। जब मुझे ये सब कुछ मालूम हुआ तो मेरा तो जी चाहा कि अपना जमीर पाक रखने के लिए मैं उसकी भी धज्जियां उड़ा दूं, लेकिन तब तक मेरे और पाशेका के बीच गहरा दोस्ताना हो गया था। मैंने इस पूरे सिलसिले को खत्म करने पर जोर दिया और यह जिम्मा लिया कि तुम रकम चुका दोगे। मैंने तुम्हारी जमानत ली, जिगर। समझ रहे हो ना? हमने चेबारोव को बुलवाया, 10 रूबल उसके मुंह पर फेंक मारे और प्रोनोट उससे वापस ले लिया, और मैं वही प्रोनोट अब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पाशेका को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लो, ये लो। मैंने इसे फाड़ दिया। रजुमिखिन ने प्रोनोट मेज पर रख दिया। रस्कोल्निकोव ने उसकी ओर देखा और कुछ भी कहे बिना दीवार की तरफ मुंह फेर कर लेट गया। रजुमिखिन तक को भी थोड़ा बुरा लगा। मेरी समझ में तो यही आ रहा है, जिगर। एक पल बाद वह बोला कि मैं फिर बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि अपनी बकबक से तुम्हारा कुछ दिल बहलाऊं, पर लग रहा है कि तुम्हें मेरी बातों से कोफ्त हो रही है। जब मैं सरसाम की हालत में था, तब तुम ही आए थे क्या, जिसे मैंने पहचाना नहीं था? रस्कोल्निकोव ने अपना सर घुमाए बिना ही एक पल ठहर कर पूछा। हाँ, मैं ही था। और तुम तब तो भड़क ही उठे थे, जब मैं खास तौर पर एक दिन जमेतोव को लाया था। जमेतोव, वह बड़ा बाबू किस लिए? रस्कोल्निकोव ने जल्दी से करवट बदली और रजुमिखिन को नजरें गड़ाकर घूरने लगा। तुम्हें हो क्या गया है आखिर? आखिर इतना परेशान क्यों हो? वह तुमसे तो यूं ही मिलना चाहता था क्योंकि मैंने उससे तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें की थीं। वरना मुझे इतनी सारी बातें मालूम कैसे होती? बड़ा लाजवाब आदमी है, जिगर, एकदम पक्का। जाहिर है, अपने ढंग से। अब हमारी दोस्ती हो गई है। लगभग रोज मुलाकात होती है। जानते हो, मैं इसी इलाके में आ गया हूँ। हाल ही में अभी मैं उसके साथ 1-2 बार लुइजा इवानोवना के यहाँ भी गया था। लुइजा की याद है? लुइजा इवानोवना की। सरसाम में मैंने कुछ कहा था क्या? बहुत कुछ कहा था। अपने होश में नहीं थे तुम। किस चीज़ के बारे में बड़बड़ा रहा था? अब क्या पूछते हो? किस चीज़ के बारे में बड़बड़ा रहे थे? लोग काहे के बारे में बड़बड़ाते हैं? अच्छा जिगर, अब मैं चलता हूँ। अब गंवाने को मेरे पास और वक्त नहीं है। वो उठा और अपनी टोपी उठा ली। मैं किस चीज़ के बारे में बड़बड़ा रहा था? क्या रट लगा रखी है भला? तुम्हें डर है क्या कि कहीं तुमने कोई भेद तो नहीं खोला? परेशान न हो, तुमने किसी शहजादी के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम कुछ बक रहे थे, किसी बुलेडाग के बारे में, कानों की बालियों और जंजीरों के बारे में, क्रेस्तोवस्की द्वीप के बारे में, किसी दरबान के बारे में, निकोदिम फोमिच और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट इलिया पेत्रोविच के बारे में न जाने क्या क्या बक रहे थे। और एक चीज़ थी जिसमें तुम्हें खास दिलचस्पी थी, अपने मोजे के बारे में।
तुम कराह कराह कर कह रहे थे, मुझे मेरे मोजे दो दो। जमेतोव ने पूरे कमरे में तुम्हारे मोजे ढूंढे और खुद अपने इत्र से महकते हुए और अंगूठियों से सजे हुए हाथों से कहीं से खोज कर वह चिट्ठा तुम्हें दिया था। तब जाकर तुम्हें तसल्ली हुई और अगले 24 घंटे तुमने उन मनहूस मोजों को अपनी मुट्ठी में दबोचे रखा। लाख कोशिश करने पर भी हम उन्हें नहीं ले सके। इस वक्त भी वे तुम्हारी रजाई के अंदर ही कहीं होंगे। फिर तुम दर्द भरी आवाज में अपने पतलून की मोरी मांगने लगे, जो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। खैर, अब कुछ काम की बातें करें। ये 35 रूबल हैं। इनमें से 10 मैं लिए लेता हूँ और घंटे 2 घंटे में तुम्हें इसका हिसाब दे दूंगा। साथ ही मैं जोसिमोव को भी बता दूंगा, हालांकि उसे यहाँ बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो 12 बज रहे हैं। और तुम, नस्तास्या, मेरे जाने के बाद जितनी बार भी हो सके बीच बीच में आकर झांक लेना कि इसे कुछ पीने के लिए या कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए। और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वह मैं पाशेका से अभी कहे जाता हूँ। तो मैं चला। उनका पाशेका कहेला है। अरे, बहुत पहुँचा हुएला है। उसके बाहर निकलते निकलते नस्तास्या ने कहा। फिर उसने दरवाज़ा खोला और कान लगाकर खड़ी सुनती रही, लेकिन भागकर सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके पीछे पीछे गए बिना रह न सकी। उसे ये सुनने की उत्सुकता थी कि वह मकान मालकिन से क्या कह रहा है। साफ जाहिर था कि वह रज्जुमिखिन पर काफ़ी रीझ गई थी। नस्तास्या के जाते ही मरीज ने रजाई वगैरह किनारे फेंकी और पागलों की तरह बिस्तर से उछला। बेचैनी के मारे वह अंदर ही अंदर फूंका जा रहा था, उसका अंग अंग फड़क रहा था। कब से वह इंतजार में था कि ये लोग चले तो वह अपना काम शुरू करे। लेकिन कौन सा काम? अब गोया उसे चिढ़ाने के लिए यही बात उसके दिमाग से निकल गई थी। हे भगवान, मुझे बस एक बात बता दो, उन लोगों को पता चल चुका है या नहीं? अगर उन्हें मालूम हो गया है और वे सब दिखावा कर रहे हैं, मुझे मेरी बीमारी में चिढ़ा रहे हैं, और फिर वे अचानक आ धमकेंगे और मुझसे कहेंगे कि पता तो बहुत पहले चल गया था और यह कि वे लोग तो बस। मैं अब करूँ तो क्या? यही तो मैं भूल गया हूँ, गोया जानबूझकर, और वह भी एकदम से। अभी पल भर पहले तक तो याद था। वो कमरे के बीच में खड़ा दुखी मन भौचक्का इधर उधर देखता रहा। चलकर वह दरवाजे तक गया, उसे खोला और कान लगाकर सुनने लगा, लेकिन ये तो वह काम नहीं था जो वह करना चाहता था। अचानक उसे जैसे किसी चीज़ की याद आ गई हो। वह भागकर उस कोने में गया जहां कागज़ के नीचे खोखल था और उसकी छानबीन करने लगा। उसने खोखल में हाथ डाला, ये टटोला, वह टटोला, लेकिन वह काम तो ये भी नहीं था। आतिशदान के पास गया, उसे खोला और राख कुरेद कर देखने लगा। उसके पतलून के लत्ते और जेब में से निकाले गए चिट्ठे अभी तक वहां उसी तरह पड़े थे जिस तरह उन्हें उसने फेंका था। तो फिर किसी ने वहां तलाशी नहीं ली है। फिर उसे उस मोजे की याद आई जिसके बारे में रज्जुमिखिन उसे बता रहा था। हाँ, वो वहीं सोफे पर रजाई के नीचे पड़ा था, लेकिन उस पर इतनी गर्द जम गई थी कि जमेतोव को उस पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा होगा। ओह हाँ, जमेतोव, थाना। मुझे थाने क्यों बुलाया गया है? सम्मन कहाँ है? लानत है, मैं सब बातों को एक में मिलाए दे रहा हूँ। वो तो तब की बात है। मैंने तब भी अपने मोजे को देखा था, लेकिन अभी तो मैं बीमारी से उठा हूँ। लेकिन जमेतोव क्यों आया था? रज्जुमिखिन क्यों उसे लाया था? वह लाचार होकर फिर सोफे पर बैठते हुए बुदबुदाया। मतलब क्या है इसका? अभी तक मैं अपने होश में नहीं हूँ, या ये सब सच है? मैं समझता हूँ ये सब कुछ सच है। ओह, अब याद आया, मुझे भाग जाना चाहिए। हाँ, मुझे यही करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। हाँ, लेकिन कहाँ? मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे पास जूते भी नहीं हैं। वे लोग ले गए, उन्होंने छिपा दिए सब, समझता हूँ मैं। ओह, ये रहा मेरा कोट, यह उनकी नज़र से चूक गया। और ये मेज पर पैसे भी रखे हैं, भगवान उनका भला करे। प्रोनोट भी यह रहा। मैं पैसे लेकर चला जाता हूँ और रहने की कोई दूसरी जगह किराए पर लिए लेता हूँ। मुझे वे लोग ढूंढ नहीं सकेंगे। हाँ, लेकिन पतों वाला दफ्तर, वे लोग यकीनन मुझे खोज निकालेंगे। रज्जुमिखिन मुझे ढूंढ लेगा। बेहतर यही होगा कि एकदम भाग लूं, कहीं बहुत दूर, अमेरिका। फिर चाहे वे अपना सर फोड़ते रहें, और प्रोनोट भी लेता जाऊं, वहां काम आएगा।
और क्या क्या ले जाना है मुझे, ये लोग समझते हैं कि बीमार हूँ मैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि मैं चल फिर सकता हूँ। ही। उनकी आंखों से तो मुझे लगा गोया उन्हें सब कुछ मालूम है। बस नीचे किसी तरह उतर पाऊं। और अगर उन्होंने पहरा बिठा रखा हो, पुलिस वाले हों तो। यह क्या है, चाया? और यह कुछ बियर भी बची है। आधी बोतल, ठंडी। लपक कर उसने बोतल उठा ली, जिसमें अब भी एक गिलास बियर बची हुई थी, और उसे गट-गट पी गया जैसे सीने के अंदर कोई आग बुझा रहा हो। लेकिन अगले ही पल बियर उसके सर चढ़ गई, और एक हल्की सी, बल्कि यूं कहिए कि सुखद, सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वह लेट गया और रजाई अपने ऊपर खींच ली। उसके बीमार और बिखरे विचार और भी तितर बितर थे। जल्दी ही हल्की, सुखद तंद्रा ने उसे आ घेरा। आराम महसूस करते हुए उसने अपना सर तकिए में धंसा लिया। उस नर्म, गुलगुली रजाई को, जिसने उसके फटे पुराने ओवरकोट का स्थान ले लिया था, उसने अपने शरीर पर और कसकर लपेटा। हल्की सी आह भरी और गहरी, ताजगी लाने वाली नींद सो गया। किसी के अंदर आने की आहट सुनकर वह जागा। आंख खोली तो देखा कि रजुमिखिन चौखट पर संकोच में खड़ा है कि अंदर आए या ना आए। रस्कोल्निकोव जल्दी से उठकर सोफे पर बैठ गया और उसे घूरने लगा, गोया कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तो तुम सो नहीं रहे। मैं आ गया। नस्तास्या, बंडल यहाँ अंदर लाओ। रजुमिखिन ने सीढ़ियों से नीचे पुकार कर कहा। हिसाब मैं तुम्हें अभी दिए देता हूँ। क्या बजा है? रस्कोल्निकोव ने बेचैनी से चारों ओर देखते हुए पूछा। तुम तो अच्छी नींद सोए, जिगर, अब तो शाम होने को आई। थोड़ी देर में 6 बजने वाले हैं। तुम 6 घंटे से ज्यादा सोए। कमाल हो गया। सचमुच मैं इतना सोया। इसमें गलत ही क्या है, अच्छा ही है तुम्हारे लिए। जल्दी भी क्या है, किसी से मिलने जाना है या कोई और बात? हमारे पास वक्त ही वक्त है। मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऊपर 2 बार आया और देखा तुम सो रहे हो। 2 बार जोसिमोव के यहाँ हो आया, पर वह घर पर नहीं था। कोई बात नहीं, आ जाएगा। खैर, फिर थोड़ी देर के लिए अपने काम से भी गया था। आज मैं घर बदल रहा हूँ, अपने चचा के साथ रहने आ रहा हूँ। अब मेरे साथ मेरे एक चचा रहते हैं। लेकिन छोड़ो ये बात, काम की बात करें। नस्तास्या, मुझे बंडल तो देना। अब तुम्हारा जी कैसा है, जिगर? मैं तो एकदम ठीक हूँ, अब बीमार थोड़े ही हूँ। रजुमिखिन, तुम्हें यहाँ आए क्या बहुत वक्त हो गया? मैंने कहा ना, पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं, पहले। मतलब क्या है तुम्हारा? यहाँ तुम कब से आ जा रहे हो? अरे, सवेरे ही तो तुम्हें सब कुछ बताया। याद भी नहीं। रस्कोल्निकोव कुछ सोचने लगा। सुबह वाली बात उसे सपना लग रही थी। कोई याद न दिलाए तो उसे कुछ नहीं याद आ रहा था। रजुमिखिन की तरफ उसने सवालिया नजरों से देखा। रजुमिखिन बोला, तो भूल गए। मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि तुम पूरी तरह होश में नहीं हो। अब थोड़ा सोने के बाद तुम्हारी हालत पहले से बहुत अच्छी है। सचमुच पहले से बहुत अच्छे नजर आ रहे हो। बहुत बढ़िया। खैर, अब कुछ तो काम की बात। अभी सब कुछ याद आ जाएगा। ये देखो, जिगर। उसने बंडल खोलना शुरू किया। साफ लग रहा था कि इस काम में वह भारी दिलचस्पी ले रहा था। यकीन जानो यार, यह एक ऐसी बात है जो खास मेरे अपने दिल की बात है, क्योंकि तुमको इंसान बनाना हमारा काम है। तो आओ, ऊपर से शुरू करते हैं। ये टोपी देखी। उसने बंडल से सस्ती और मामूली सी पर काफी अच्छी टोपी निकाली। आओ, आजमा कर तो देखूं। थोड़ी देर बाद रस्कोल्निकोव ने चिड़चिड़ाकर उसे दूर हटाते हुए कहा। आओ भी यार, जिद न करो। बाद में बहुत देर हो जाएगी और मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसे मैंने अंदाजे से बिना नाप के खरीदा है। एकदम ठीक। उसे टोपी पहनाते हुए वह जोर से चिल्लाया जैसे कोई मैदान मार लिया हो। ठीक तुम्हारे नाप की है। लिबास में पहली बात देखने की यह होती है कि सर पर पहनने की चीज ठीक हो। एक तरह से आदमी की पहचान उसी से होती है। मेरा एक दोस्त है, तोल्स्त्याकोव। जब भी किसी ऐसी जगह जाता है जहां सभी लोग हैट या टोपियां पहने रहते हैं, तो उसे हमेशा अपना तसला उतार लेना पड़ता है। लोग समझते हैं कि वह दासों जैसी विनम्रता के कारण ऐसा करता है,
लेकिन इसकी सीधी सी वजह यह है कि उसे अपने उस चिड़िया के घोंसले पर शर्म आती है। ऐसा झेंपू आदमी है कि बस। देखो नस्तास्या, ये रहे टोपियों के 2 नमूने, यह पामरस्टन हैट। ये कहकर उसने कोने में से रस्कोल्निकोव की पुरानी टूटी हुई हैट उठाई, जिसे वह न जाने क्यों पामरस्टन कहता था, और यह नगीना। कीमत का अंदाजा लगाओ रोद्या, तुम्हारा क्या ख्याल है? नस्तास्या, मैंने इसके क्या दाम दिए होंगे? ये देखकर कि रस्कोल्निकोव कुछ नहीं बोला, उसने नस्तास्या की ओर मुड़कर पूछा। जास्ती से जास्ती 20 कोपेक, मैं दावों के साथ कह सके हूँ, नस्तास्या ने जवाब दिया। 20 कोपेक, बेवकूफ कहीं की, वह झुंझलाकर जोर से चिल्लाया। अरे आजकल तो तेरा ही मोल इससे ज्यादा होगा। 80 कोपेक, और वो भी इसलिए कि सेकंड हैंड है। यह इस जमानत पर खरीदी गई है कि फट जाएगी तो अगले साल वे लोग दूसरी टोपी मुफ्त में देंगे। हाँ, मेरी बात मानो। खैर, अब आओ अमेरिका के नक्शे पर, जैसा कि हम लोग स्कूल में कहा करते थे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुझे इस पर बहुत नाज है। ये कहकर उसने रस्कोल्निकोव को ऊनी कपड़े की स्लेटी हल्की गर्मी में पहनने की एक पतलून दिखाई। न कोई सुराख, न कहीं धब्बा, और देखने में बहुत शरीफाना लगती है, हालांकि थोड़ी पहनी हुई है। और यह रही इसी के जोड़ की वास्कट, एकदम आजकल के फैशन के मुताबिक से। ये थोड़ी सी पहनी हुई होने की वजह से तो और भी अच्छी हो गई है, ज्यादा नर्म और मुलायम। देखो रोद्या, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में निभाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत इसकी है कि आदमी मौसम के हिसाब से चले। अगर जनवरी में खाने का शौक नहीं तो पैसे बचाकर बटुए में रखो। यही बात इस सौदे के बारे में सच है। आजकल गर्मी है, इसलिए मैं गर्मी की चीजें खरीद कर लाया हूँ। पतझड़ में इससे ज्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, तब ये चीजें यूं भी फेंकी देनी पड़ेंगी। अगर तुम्हारा ऐश आराम का स्तर ऊंचा हो जाने की वजह से न भी हो तो भी खास तौर पर इसलिए कि खुद इनमें इतना कसाव बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, इनकी कीमत लगाओ। सिर्फ 2 रूबल 25 कोपेक। वह जमानत याद रहे, अगर पहनते पहनते फट जाए तो अगले साल दूसरा मुफ्त मिलेगा। इस तर्ज का कारोबार सिर्फ फेद्याएव के यहाँ होता है। एक बार कोई चीज़ खरीद ली तो उम्र भर की तसल्ली, क्योंकि अपनी मर्जी से तो आप फिर वहाँ जाने से रहे। अब जूतों पर आइए, क्या कहते हो? थोड़े से घिसे हुए तो है, लेकिन 2-4 महीने चल जाएंगे, इसलिए कि विलायती कारीगर का काम है और चमड़ा भी विलायती है। इंग्लैंड की एम्बेसी के सेक्रेटरी ने पिछले हफ्ते बेचे थे। उसने इन्हें महज 6 दिन पहना, लेकिन फिर उसे पैसों की तंगी हो गई। कीमत 1.5 रूबल है, न किस्मत की बात, लेकिन शायद इसका पाँव में ठीक नहीं आएगा। नस्तास्या ने अपनी राय दी। ठीक नहीं आएंगे। रजुमिखिन ने अपनी जेब से रस्कोल्निकोव का पुराना टूटा हुआ जूता निकाला, जिस पर कीचड़ की परत जमी हुई थी। खाली हाथ नहीं गया था मैं, इस जिन्नाती जूते से नाप कर दिया उन लोगों ने। हम सबने अपने तरफ से अच्छा माल लाने की कोशिश की है। रहा तुम्हारे दूसरे कपड़ों का सवाल, तो तुम्हारी मकान मालकिन ने उसका बंदोबस्त कर दिया है। ये लो, पहले तो ये रही 3 कमीजें, हैं तो मोटे कपड़े की, लेकिन अगला बाजू बहुत फैशनेबल है। तो अब 80 कोपेक टोपी के, 2 रूबल 25 कोपेक सूट के, तो कुल मिलाकर हुए 3 रूबल 5 कोपेक। 1.5 रूबल जूतों के, क्योंकि देखो तो सही, है बहुत बढ़िया। तो ये हो गए 4 रूबल 55 कोपेक। 5 रूबल अंदर पहनने के कपड़ों के, जो थोक भाव से खरीदे गए थे। इनको मिलाकर हुए पूरे 9 रूबल 55 कोपेक। और यह रही 45 कोपेक की रेजगारी तांबे के सिक्कों में। तो रोद्या, अब तुम्हारा सारा पहनावा लिबास हो गया नया। तुम्हारा ओवरकोट तो अभी काम देगा, और उसकी है भी अपनी एक अलग शान। यही होता है जब आदमी शारमेर के यहाँ से कपड़ा खरीदता है। रहा तुम्हारे मोजों और दूसरी चीजों का सवाल, तो वह तुम्हारे ऊपर छोड़ा। अभी हमारे पास 25 रूबल बचे हैं। जहाँ तक पाशिका की और यहाँ रहने के पैसे देने की बात है, तुम उसकी चिंता न करो। मैं कहता हूँ, वह तुम्हारा किसी चीज के लिए भरोसा कर लेगी। और अब जिगर, तुम्हारे कपड़े बदलवा दूँ, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कमीज उतार कर फेंकते ही तुम्हारी बीमारी भी छू हो जाएगी। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। रस्कोल्निकोव ने उसके मशवरे को रद्द कर दिया।
रज्जुमिखिन अपनी खरीदारी के बारे में जिस तरह मस्खरेपन की बातें कर रहा था, उसे उसने बहुत खींच कर सुना था। उठो भी यार, तुम्हें छोड़ जाऊं, ये तो होने से रहा। ये तो मत कहना, मैं बेकार इतनी देर अपनी टांगे घिसता रहा, रज्जुमिखिन ने जोर देकर कहा। शर्माओ नहीं नस्तास्या, आकर मेरी मदद करो। ये हुई ना बात, रस्कोल्निकोव के विरोध के बावजूद उसकी कमीज उसने बदलवा ही दी। रस्कोल्निकोव ने अपना सर फिर तकियों से धंसा लिया और 1-2 पल तक कुछ नहीं बोला। इनसे पिंड छुड़ाने में बहुत वक्त लगेगा, उसने सोचा। ये सब कुछ खरीदा गया है तो पैसा कहाँ से आया? उसने आखिरकार दीवार को घूरते हुए पूछा। पैसा क्यों? तुम्हारा ही पैसा था, वही जो वाखरुशन का आदमी लाया था, जो तुम्हारी माँ ने भेजा है। ये भी भूल गए? याद आया, रस्कोल्निकोव ने देर तक उदासी के साथ चुप रहने के बाद कहा। रज्जुमिखिन माथे पर तेवर लिए बेचैनी से उसे देखता रहा। इतने में दरवाजा खुला और एक तगड़ा आदमी अंदर आया। रस्कोल्निकोव को उसकी कुछ सूरत पहचानी पहचानी लग रही थी। जोसिमोव, आ गए आखिर, रज्जुमिखिन खुशी से चिल्लाया।